we are going to study our new subject that is cost accounting। और कॉस्ट अकाउंटिंग में सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन देखिए क्या लिखी हुई है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर द कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड और कमिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप विद कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट यूनिट। इस पूरी डेफिनेशन में ही कॉस्ट अकाउंटिंग का एसेंस है। एक एक बात को समझेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस गुड्स या सर्विस इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होती है। यहां पर हम देखेंगे डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। जो हम लोगों ने अब तक में अकाउंटिंग पढ़ी उसी अकाउंटिंग का भी ये भी एक प्रोसेस है फॉर द कॉस्ट। किसके लिए? कॉस्ट के लिए। फ्रॉम द पॉइंट एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड। इस बात को मतलब समझना बहुत जरूरी है। फ्रॉम द पॉइंट एट विच, उस जगह से मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी यूनिट में उस जगह से जहां से हमारे खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। आपको सोचिए कोई भी गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कर रहे होंगे तो वहां पर खर्चे इनिशियल स्टेज में शुरू होते हैं, लेकिन उन खर्चों का इनिशियल स्टेज से ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। एट विच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड, यानी कि वहां से जहां से हमारे खर्चे स्टार्ट होते हैं। और कमिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट्स। अब कमिटेड टू द एस्टेब्लिशमेंट उस बिजनेस कंसर्न के बारे में बात कर रहे हैं। ऑफ इट्स अल्टीमेट रिलेशनशिप, उन सारे के सारे खर्चों को कहां से हम कर देते हैं रिलेट? कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट से उन सबको हम रिलेट कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं। आपने समझा इसको कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है अकाउंटिंग का जिसमें कि सारे के सारे किसी भी कंसर्न पे हुए सारे खर्चे को रिलेट कर देते हैं कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट से। तो कॉस्ट सेंटर क्या है, कॉस्ट यूनिट क्या है? देखिए, जब कभी हम कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो जहां पर पूरे सेंटर पे, कहने का मतलब वो प्लेस जहां पर हमारा पूरा खर्च आता है, 0 से लेकर के 100 तक का खर्च आता। सपोज करिए कि अगर हम कैंडल की मैन्युफैक्चरिंग पे जो भी हमारा एस्टेब्लिशमेंट है वहां पे हम कैंडल का खर्च करते हैं, उस कैंडल्स को, सारी कैंडल्स को बनाने में जितना भी खर्च लगता है उस प्लेस को हम बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट, और उस पे आने वाला जो भी खर्चा है वो कॉस्ट सेंटर होता है। अब सपोज करिए वहां पे आने वाला खर्चा कितना होता है? 1 लाख रुपीज खर्च होता है और यूनिट्स बन करके तैयार होती हैं 10,000। अब 10,000 को से हम डिवाइड कर देंगे तो देखिए 10 रुपीज का खर्चा आता है। कहने का मतलब एक यूनिट पर आने वाला खर्चा कितना आता है? सिर्फ का सिर्फ 10 रुपए आता है। ये जो 10 रुपए है ये पर यूनिट है और इसी को हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। तो ये हमारी डेफिनेशन है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग के हम ऑब्जेक्टिव्स पे, क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग एक अलग से जो स्टडी की एक अलग से अकाउंटिंग की एक विधा आई है, ये क्यों आई है ब्रांच? इस ब्रांच के बारे में हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट इज एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। एसरटेनमेंट का मीन्स होता है फाइंडिंग आउट ऑफ कॉस्ट, लागत का पता लगाना। किसी चीज पे, मटेरियल पे इतना लगा, लेबर पे अलग लगा, एक्सपेंसेस पे अलग लगे, बहुत सारे तरह के खर्चे। तो कितना खर्चा लगा है? एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। अब खर्चे लगने के बाद में कैलकुलेट करना एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन खर्चे लगने से पहले ही उन चीजों को अपने माइंड में या लिखित रूप में एक एस्टिमेट, अनुमान लगा लेना, गेस कर देना, उस चीज को बोलते हैं अनुमानित लागत। इंग्लिश में बोलते हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो ये एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट है। थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स है एस्टिमेशन, कॉस्ट कंट्रोल। तो कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है इसको भी समझते हैं। देखिए, प्रोडक्शन तो सब जगह पर होता है, लेकिन ये कॉस्ट अकाउंटिंग ही हमें बताती है कि प्रोडक्शन पे आने वाली कॉस्ट कितनी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं हमारे यहाँ लगने वाला जो खर्च है वो कहीं ज़्यादा हो रहा है इन कंपैरिजन टू आवर राइवल फर्म्स।
दूसरी जो कंसर्न है, दूसरे भी जो बिजनेस इंडस्ट्रीज है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन पे लगने वाला जो खर्च है वो कम आ रहा है, हमारे यहाँ का खर्च ज़्यादा आ रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर हमारे यहाँ का खर्च ज़्यादा आता है तो आप इमेजिन करिए कि क्या हम उस गुड्स को सेल कर पाएंगे मार्केट में, जबकि हमारी ही राइवल फर्म हमारे से कम की लागत में बनाती है। तो इसका मतलब यह है कि उनका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता होगा और जो सेल प्राइस है वो कम होती होगी हमारे यहाँ की। तो हमें कॉस्ट कंट्रोल पे बहुत ध्यान रखना है, और ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये इसीलिए बनी हुई है कि हम इससे सीखते हैं कि कैसे कंट्रोलिंग करी जाए, कॉस्ट की लागत हमारी कम से कम कैसे आएगी। और नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखिए, किसी भी बिजनेसमैन का अल्टीमेट एम क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी होता है। किसी भी एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी कंसर्न, बिजनेस कंसर्न का अल्टीमेटली एम क्या होता है? टू अर्न द प्रॉफिट। तो यहाँ पर हम इस कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड से ये पता लगा पाने में सक्षम होते हैं कि भाई हमारे यहाँ की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, और इस चीज का निर्धारण कर सकते हैं हम कि प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रखेंगे। ठीक है, आप इसको नोट। तो देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। किसी भी गुड्स को बनाने के लिए जनरली 3 तरह की चीजें ही लगती हैं। वो 3 एलिमेंट्स कौन से लगते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ये 3 ही ऐसे खर्चे हैं जो कि लगते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। हमारे यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग में इन मटेरियल को, लेबर को और एक्सपेंसेस को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। कैसे क्लासिफाई करते हैं? और देखिए, इसको डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर को भी डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। इसी तरह से एक्सपेंसेस के भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए, अब 1 बाय 1 समझेंगे ये डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है? देखिए, किसी भी गुड्स को बनाने में जो भी डायरेक्टली खर्चे लगते हैं, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि आपने जब कभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में वो सारी चीजें लिखी जाती हैं जिन पर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब डायरेक्ट मटेरियल का मतलब यहां पर क्या होता है कि जब भी कोई गुड्स बनाया जाता है तो उसका 70% जो खर्च आता है वो मटेरियल का लगता है। जैसे बिस्किट बनाने में फ्लोर है, एडिबल ऑयल और भी अदर तरह का शुगर या साल्ट, जो भी मटेरियल लग रहा है, ये मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कहलाएगा। इन द सेम वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट लेबर वो लेबर होता है, वो खर्च होता है जो कि किसी भी जो वहां पे वर्कर होता है, डायरेक्ट वर्कर जो जैसे पोरिंग का काम करता है, कोई भी ऐसी मशीनरी है जिसमें एक जगह से मटेरियल ला करके उसमें मटेरियल पोर करा जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। इन द सेम वे डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? पर्टिकुलरली उसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कैरियज इनवर्ड एक अच्छा एग्जांपल है। गुड्स को जो भी उसका रॉ मटेरियल है उसको लाने में जो भी खर्च लगता है, भाड़ा जो लगता है, फ्रेट, वो कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में आता है। इसी तरह से उस पे लाने वाला जो कस्टम ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब 1 बाय 1 इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी समझेंगे। तो इनडायरेक्ट मटेरियल होता क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल गुड्स को बनाने में फ्लोर लगा, एडिबल ऑयल लगा, शुगर लगा, साल्ट लगा, ये सारी चीजें डायरेक्ट मटेरियल थी। उसी बिस्किट को बनाने के लिए मशीनरी चलाई जाती, उन मशीनरी में फ्यूल लगता है, ग्रीस लगता है,
कॉटन लगता है, और भी बहुत सारे तरह की चीजें जो कि मटेरियल ही होती हैं लेकिन डायरेक्टली गुड्स के प्रोडक्शन में न लग करके उस गुड्स के प्रोडक्शन में ही बनती है लेकिन गुड्स के प्रोडक्शन में उनका कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता है, ऐसे खर्चों को इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इन द सेम वे इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है? इनडायरेक्ट लेबर ऐसे जो है वर्कर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इंपोज नहीं होते हैं, डायरेक्टली वर्क नहीं करते हैं प्रोडक्शन में। फॉर एग्जांपल वॉचमैन, सुपरवाइजर, गार्डनर, अदर तरह के लोग जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन पे लिंक ना हो करके उसी फैक्ट्री को चलाने में हेल्प करते हैं, इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों को इनडायरेक्ट लेबर की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि ऑफिस में क्लर्क है तो भी इनडायरेक्ट लेबर में ही आएगा। वर्कमैन जो फोरमैन वर्कर्स हैं वो सारे भी इनडायरेक्ट लेबर में आएंगे। नेक्स्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि पूरी तरह से एक ही प्रोडक्ट पे ना एट्रीब्यूट करके कई प्रोडक्ट पे होते हैं, ऐसे खर्चों को जो कि डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ना इंपोज करके उनको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कई प्रोडक्ट्स पर, ऐसे खर्चों को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। जैसे कि किसी भी गुड्स को सेल करने में डिस्काउंट देना, गाड़ी की रिपेयरिंग करना, और भी अदर बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, उनको सबको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की श्रेणी में लेते हैं। अब कीप ऑफ, डिलीवरी वैन जो गाड़ियां जाती हैं, डेप्रिसिएशन, अदर बहुत सारे एक्सपेंसेस, फैक्ट्री लाइटिंग, बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखते हैं। अभी हम और देखेंगे इसमें कि देखिए जब हम इन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम टोटल करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट और क्या? डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। और इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को के सम टोटल को ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊपरी व्यय, ओवरहेड बोलते हैं। इस ओवरहेड को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में। देखिए, फैक्ट्री पे लगने वाला इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में आता है? ये फैक्ट्री ओवरहेड कहलाता है, फैक्ट्री ओवरहेड। इसी तरह से ऑफिस में लगने वाले इनडायरेक्ट चार्जेस को ऑफिस ओवरहेड कहते हैं। और इन द सेम वे सेल्स में जो खर्चे लगते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको हम सेलिंग ओवरहेड बोलते हैं। तो देखिए ओवरहेड के भी 3 खर्चे हैं, 3 पार्ट हैं। फैक्ट्री में लगने वाला इनडायरेक्ट चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस में लगने वाला इनडायरेक्ट चार्जेस ऑफिस ओवरहेड है। इन द सेम मैनर सेल्स में लगने वाले जो भी इनडायरेक्ट चार्जेस हैं उनको सबको हम सेलिंग ओवरहेड में रखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसके बाद हम लोग यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग 1 पढ़ेंगे, जो कि आपकी बुक में चैप्टर नंबर 10 हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। आप चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर सर्च कर लेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, यह चैप्टर मैंने इसलिए लिया है कि आपको पहले किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग में कैसे उसकी कॉस्टिंग करी जाती है उसको समझना होगा, और इसके बाद में धीरे धीरे हम लोग हर एक पर्टिकुलर मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, इन सब की कॉस्टिंग को पढ़ेंगे। हमारे यहाँ गुड्स की कॉस्टिंग के साथ में सर्विसेज की है, जिसको 1 बाय 1 पढ़ते चलना है। आज का हमारा जो चैप्टर है वो यूनिट नेम से ही पता चल रहा है कि पूरी यूनिट बनने में जो भी टोटल कॉस्ट आती है उससे हम पर यूनिट कॉस्ट निकालना ही हमारा यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव है, और इसीलिए इस चैप्टर का नाम यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग है। देखिए 3 तरह के यहाँ पर बनते हैं अकाउंट, जो कि कॉस्ट शीट बनती है। फर्स्ट इज
कॉस्ट शीट, सेकेंड इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनता है, और तीसरा बनता है प्रोडक्शन अकाउंट। ये जो स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट जो है इसकी हमने स्पेसिमेन ऑफ सिंपल कॉस्ट शीट बनाई, ये प्रोफार्मा है, फॉर्मेट हमने बनाया है, और इससे हम समझेंगे कि कैसे कॉस्ट शीट बनाई जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन लगाएंगे और उस क्वेश्चन के बाद में हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप पे पढ़ेंगे कि कैसे हमारी जो लंबी सी एक कॉस्ट शीट है वो भी है, इसके बाद में डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट शीट। अभी क्या है, ये सिंपल कॉस्ट शीट समझते हैं और इसकी बेसिस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे। जरा देखिए, ये यहाँ पे लिखा हो पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट। टोटल कॉस्ट निकालने के बाद में जितनी यूनिट मैन्युफैक्चर हो रही है उनसे डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। हर एक स्टेप पे ऐसा करते चलेंगे, वन बाय वन समझेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, मटेरियल जो भी लिखा जाएगा यहाँ पर टोटल मटेरियल की कॉस्ट आएगी, उसको यहाँ पे लिख लेंगे और नंबर ऑफ यूनिट जो भी मैन्युफैक्चरिंग होंगी उनसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। सेकेंड वन इज डायरेक्ट वेजेस। ये डायरेक्ट वेजेस जो कि हम आपको पहले बता चुके हैं, ये डायरेक्ट वेजेस को भी ऐसे ही टोटल डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे और पर यूनिट निकालने के लिए नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड यूनिट से डिवाइड करेंगे। इसी तरह से देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस या चार्जेबल एक्सपेंसेस एक ही चीज होती है जो कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होती है किसी भी गुड्स पे, और इन सब को, इसको भी हम पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे नंबर ऑफ यूनिट डिवाइड करने पे। इन सब का जो टोटल आता है इस टोटल को हम डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट भी आप इसको लिखते हैं। इसमें वर्क ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड जिसको बोलते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो बातें लिखी हुई, ये वर्क ओवरहेड है और ये है वर्क कॉस्ट। वर्क ओवरहेड क्या होता है? फैक्ट्री में लगने वाले सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो सब फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड कहलाते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड कहलाते हैं। इन सब को जब हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो जो आता है हमारा ये फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कहलाता है। इसी को हम फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट कह सकते हैं। ठीक है, जहां तक हमारा प्राइम कॉस्ट निकलता है यहां तक सारे के सारे खर्चे डायरेक्ट होते हैं। इसके बाद शुरू होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे के सारे इनडायरेक्ट चार्जेस, जिसमें कि इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं। फिर देखिए ऑफिस का जो भी खर्च लगता है, ऑफिस में लगने वाला जो भी इनडायरेक्ट चार्जेस होते हैं उनको भी हम इसमें ऐड करेंगे। वर्क कॉस्ट में हमने ऐड किया ऑफिस ओवरहेड, इसको ऐड करने के बाद जो आता है हमारा कैलकुलेट हो करके टोटल, इसको बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसमें जब हम सेलिंग के इनडायरेक्ट चार्जेस ऐड कर लेते हैं तो जो कैलकुलेट होकर के आता है इन सब के टोटल को हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, लेकिन अभी आप इसको टोटल कॉस्ट के नाम से ही जानिए। आगे हम जब डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट शीट पढ़ेंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे इसके आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी आता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आता है, इसके बाद कैसे हम सेल्स भी फाइंड आउट करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इसको यहीं तक समझेंगे, इसको आप नोट करिए और इसके बाद एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लगा करके आपको दिखाते हैं कि कैसे वन बाय वन हम इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमने इस क्वेश्चन लिया हुआ है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिटरमाइन वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000 है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक वो होता है जो पहले से गुड्स होता है, और परचेज जो हम उसको परचेज करके खरीद करके लाएं क्योंकि गुड्स की हमारे यहाँ कमी थी, जो रॉ मटेरियल है वो कम था। फिर फ्रेट ऑन परचेज, ये क्या है? ये वो फ्रेट है, भाड़ा है जो कि इस मटेरियल को परचेज करने पे लगाया गया।
पेड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। ये ऑक्ट्रॉय ड्यूटी आपने बहुत 11th क्लास से या जो कि जूनियर क्लासेस थी आपकी, तब से आप पढ़ रहे हो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी क्या होता है। ये एक तरह का लोकल टैक्सेज होता है, जैसे नगर निगम जो टैक्स वसूलती है, बाहर से जो गुड्स आता है और उस पर जो अलग तरह का टैक्स लगाया जाता है, इसको बोलते हैं ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन परचेजेज। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड क्या है? जो मटेरियल हम सेल कर देते हैं अपने यहाँ से, तो उसकी कॉस्ट दे रखी है यहाँ पर। और नेक्स्ट इज सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल। अब देखिए अपने यहाँ पर ही हमने वेस्ट मटेरियल जो हमारे यहाँ निकला है उसको भी हमने सेल कर दिया है। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज ऑन मटेरियल 1000 रुपीज का है और एबनॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल 200 का है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद हम इसको 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट को समझते हुए लगाएंगे। अगर कोई भी एलिमेंट कहाँ पर आएगा, कैसे क्लासीफाई करेंगे, इस चीज को डिटेल में हम समझेंगे। जरा नोट करिए आप लोग इसको। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। ये हमारा सॉल्यूशन है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5000 में परचेजेस को ऐड कर लेंगे। फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मटेरियल है, देखिए ये जो डायरेक्ट खर्च लगा, फ्रेट लगा, भाड़ा, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ऑन परचेज, परचेज पे लगने वाला जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ही कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर अभी हम कोई प्राइम कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम देखेंगे इसमें लेस क्या क्या करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड और एबनॉर्मल वेस्टेज। इन सब के सम टोटल को इससे माइनस करेंगे। ये 14,600 इसका ग्रास टोटल आ रहा, और देखेंगे नेट अमाउंट आ रहा 52,000। तो ये कैलकुलेट किया हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और इसके बाद में एक और न्यूमेरिकल हम लेंगे जिसमें कि हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट पूरा जो डायरेक्ट कॉस्ट है, पूरी कॉस्ट शीट जो सिंपल कॉस्ट बनाई है उसमें करेंगे। आपको असाइनमेंट का भी काम कुछ मिल जाएगा आज ही के लेक्चर में। अब हम आ गए हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए, इन अ फैक्ट्री 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एक्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल 2014। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। यहाँ पे हमें कॉस्ट शीट बनानी है। देखिए, शोइंग कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसमें टोटल कॉस्ट भी दिखाएंगे और पर यूनिट कॉस्ट भी दिखाएंगे। तो जरा देखें, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इस बार रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड देखिए कैलकुलेटेड फिगर दी गई है 60,000 रुपीज। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितना है 30,000 रुपीज का है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 है, ऑफिस ओवरहेड 10,000 एंड सेलिंग ओवरहेड 20,000। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप लोग। इसके बाद में हम आपको होमवर्क देंगे असाइनमेंट में, उसे आपको सॉल्व करना, आप अपनी बुक से भी सॉल्व कर सकेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आप नोट करिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में अमाउंट लिख लिया 60,000 और इसको 1000 पर यूनिट से डिवाइड कर दिया तो पर यूनिट कॉस्ट आ गई 60 रुपीज। डायरेक्ट लेबर ऐड कर दिया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करके हमारे पास में कैलकुलेट होकर के जो फिगर आती 1 लाख की, ये प्राइम कॉस्ट है। और इसको हम 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तब भी ये 100 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद में हम ऐड करेंगे यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड। जब फैक्ट्री ओवरहेड इसमें ऐड करेंगे 40,000 तो ये 1,40,000 आ जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट 140 और ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाता है। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में हम ऐड करेंगे इसमें ऑफिस ओवरहेड
और ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद में जो ये फैक्ट्री कॉस्ट है इसको हम वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट बोलते हैं। इसमें ऐड कर देते हैं जब ऑफिस के खर्चे, ये देखिए फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब फैक्ट्री के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ऑफिस ओवरहेड का मतलब ऑफिस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इसके साथ ही हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम सेलिंग के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, इनडायरेक्ट यानी ओवरहेड जिसे बोलते हैं सेलिंग ओवरहेड, ये 20,000 की फिगर ऐड करी गई तो 1,70,000 है। इसको 1000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट 170। इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 1,70,000। तो ये 1 बाई 1 देखिए कैसे कैलकुलेट किया गया है, आप इसे नोट कर लीजिए और इसके बाद में आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, प्लस आप अपने बुक के भी क्वेश्चंस जो भी प्राइम कॉस्ट तक सॉल्व करने या टोटल कॉस्ट तक कैलकुलेट करना है इसको कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।